नेपाल में कल तक जो आंदोलन था वो आज अराजकता में तब्दील हो गया। कल तक सोशल मीडिया बैन हटाने के नाम पर उग्र हो चुका था आंदोलन, अब यह आंदोलन हद से बाहर निकलता जा रहा है। स्थिति यह है कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ लोकतंत्र के प्रतीक संसद को भी फूंक दिया। पूर्व प्रधानमंत्री के घर को जला दिया। उस घर में उनकी पत्नी जिंदा जल गई, जो अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। सुप्रीम कोर्ट तक को जला दिया गया। यहां तक कि ओली सरकार के मंत्रियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। प्रधानमंत्री ओली, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। तख्ता पलट के बाद फिलहाल कमांड सेना के हाथ में है। लेकिन जनता और युवाओं की उम्मीद बनकर उभरे हैं काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह। इन सारे आंदोलन को शुरू में यह कहा गया कि जेन जी का आंदोलन है, नए युवाओं का आंदोलन है, और इस आंदोलन में 20 से ज्यादा लोग कल तक मारे गए। लेकिन आज जो आंदोलन का रूप हमने देखा, मैं इसको जेन जी का आंदोलन मानने को तैयार नहीं। शुरू भले ही जेन जी ने किया हो, लेकिन आज मुझे लगता है कि आंदोलन जेन जी के नाम पर कुछ ऐसे लोगों के हाथों में चला गया है जिनका मकसद ये सोशल मीडिया पर पाबंदी हटाना नहीं था, देश में भ्रष्टाचार मिटाना नहीं था, बल्कि शायद मकसद कुछ और रहा हो। यही वजह है कि शायद शाम होते होते जेन जी संगठनों ने आंदोलन से अपने आप को बाहर कर लिया। उन्होंने कहा इस हिंसक आंदोलन में उनकी कोई भूमिका नहीं। लेकिन जो कुछ हुआ वो नेपाल में हुआ, और नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। ये सिर्फ नेपाल इकलौता उदाहरण नहीं है। इससे पहले हमने श्रीलंका में देखा, आंदोलन इस कदर पहुंच गया कि वहां की सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी। हमने बांग्लादेश में जो देखा, आंदोलन इस कदर पहुंच गया कि वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। अब ये नेपाल में हुआ। इस पूरे आंदोलन को कैसे देखा जाए, आज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों सबका परिचय कराऊं। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए जो नेपाल की तस्वीरें जो बयां कर रही हैं। नेपाल में युवा आक्रोश की आग सड़क से संसद तक भड़क गई। गुस्सा इतना ज्यादा था कि संसद भवन तक को प्रदर्शनकारियों ने फूंक डाला। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का घर भी जला दिया गया। राष्ट्रपति के निजी आवास को भी नहीं छोड़ा गया। सब धुआं धुआं हो गया। पूर्व गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री का घर भी आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ तक कि नेपाल के मध्य प्रदेश के सीएम ऑफिस को भी जला डाला। ओली सरकार में सत्ता सहयोगी नेपाल कांग्रेस का ऑफिस भी इस आग की भेंट चढ़ गया। नेपाल में हिंसा और आगजनी की ऐसी तस्वीरें आईं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान है। नेपाल के वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। मंत्रियों को बचाने के लिए आर्मी को हेलीकॉप्टर उतारने पड़े। काठमांडू एयरपोर्ट बंद कर दिया गया और हालत ये हो गई कि आर्मी चीफ को प्रधानमंत्री केपी ओली से कहना पड़ा कि वो कुर्सी छोड़ें, तभी सेना हालात पर काबू कर पाएगी। जिसके बाद केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ओली के बाद नेपाल के राष्ट्रपति का भी इस्तीफा हो चुका है। दरअसल सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन इतना उग्र हो जाएगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। 2 दिन के भीतर विरोध प्रदर्शन में 21 से ज्यादा युवाओं की मौत हो चुकी है। करीब 13 महीने पहले जो हालात बांग्लादेश के थे, वही हालात आज नेपाल के हैं। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के दौरान हिंसा, आगजनी और उपद्रव की तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आई थी। ठीक वैसी ही तस्वीरें इस वक्त एक और पड़ोसी देश नेपाल से आ रही हैं। दोनों देशों में आंदोलन का केंद्र थे युवा, और युवाओं के आंदोलन से नेपाल में इस वक्त ऐसा उपद्रव मचा है कि ना तो हालात पर नेपाल की सरकार का कोई काबू है और ना ही वहाँ की सेना का। बताया जा रहा है कि नेपाल में युवाओं का यह गुस्सा अचानक नहीं भड़का। पिछले कई सालों से नेपाल अंदर ही अंदर सुलग रहा था, जिसकी कई बड़ी वजह थी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और ओली सरकार का तानाशाही रवैया। लेकिन जेन जी के इस गुस्से का ट्रिगर पॉइंट बना सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन। सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया और युवा अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर सड़कों पर आ गए। सवाल है कि युवाओं का ये आंदोलन आखिर क्या मैसेज दे रहा है? क्या ये आम नेपालियों की बिगड़ती हालत के बाद से भड़की नाराजगी है? क्या ये भ्रष्ट सरकार को मिटाकर एक नई सुबह लाने की क्रांति है? सवाल ये भी है कि नेपाल का ये जेन जी आंदोलन और पड़ोस में हलचल
भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता का सबब है। इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और इस कोशिश में हमारे साथ होंगे पूर्व डिप्लोमेट अचल मल्होत्रा साहब, जो कि कई देशों में भारत के एम्बेसडर भी रह चुके हैं और अभी भी लगातार राजनीतिक मुद्दों पर काफ़ी कुछ लिखते रहते हैं, और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक शुभंकर मिश्रा हैं, द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह हैं और हमारे सोशल मीडिया एडिटर और विश्लेषक विपिन भट्ट हैं। आप सही मेहमानों का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। शो की शुरुआत में विपिन भट्ट साहब आपसे ही करूंगा आज, क्योंकि ये पूरा जो मामला है, भले ही हम इसकी जड़ खोदते खोदते पहुंच जाएं नेपाल में भ्रष्टाचार, नेपाल में आर्थिक मंदी, नेपाल में बेरोजगारी, लेकिन जो तात्कालिक वजह बनी वो था सोशल मीडिया, और आप सोशल मीडिया को काफ़ी गहराई से समझते हैं और हम सब के ऑफिस के बीच में सबसे बड़े जानकार आप ही हैं। आप बताइए कि सोशल मीडिया का तात्कालिक वजह बनना, इसे आप सोशल मीडिया की ताकत कहेंगे या फिर सोशल मीडिया की लत कहेंगे या फिर सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल कहेंगे? लक्ष्मण जी, ये लगभग तीनों ही है। जो तीनों शब्द आपने इस्तेमाल किए कि सोशल मीडिया की ताकत को भी दिखाता है, ये सोशल मीडिया की लत को भी दिखाता है, और ये सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल या उसके साइड इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट्स को भी दिखाता है। देखिए, सोशल मीडिया अब हमारी ज़िंदगी में किस हद तक जा चुका है, इससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी इस पैनल पे जितने भी लोग हैं, मैं मानता हूं कि उन सब की एवरेज जो एज है वो 40 के ऊपर है। शायद आपके और हमारे जीवन में सोशल मीडिया आज भी ठीक है, हमने स्क्रॉल किया, हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स देखे, हमने कुछ वेबसाइट सर्च कर ली, हमने कुछ ऐप्स चला लिए, लेकिन ये जो जेन जी है जिसके लिए ये बात की जा रही कि नेपाल में जिस तरीके से आंदोलन उग्र हुआ, तो जेन जी के लिए या आज के उनसे भी उसी उम्र के या थोड़े बहुत छोटे बड़े बच्चों के लिए सोशल मीडिया भी पूरी लाइफ है या लाइफ स्टाइल है। उनकी सुबह से लेके रात तक सोशल मीडिया पर चलती है और वो सोशल मीडिया में ही अपनी ज़िंदगी को खोजते हैं। अब उसके डिटेल में अभी हम जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी कि किस लिए वो सिर्फ एक रील देखने तक सीमित नहीं है कि रील का चस्का है या कोई गेम खेलने का चस्का है, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी है उसका ताना बाना ही अब सोशल मीडिया के माध्यम से बुना जाता है। तो उस सोशल मीडिया को बंद कर देना, जाहिर तौर पे जैसा हमने भी बताया और वो अभी हमने पूरी स्टोरी देखी कि वो गुस्सा कई कारणों से चल रहा था, उसमें भ्रष्टाचार और कई चीज़ें थी, तानाशाही रवैया, लेकिन जो ट्रिगर पॉइंट बना जहाँ से चिंगारी भड़क के आग में कन्वर्ट हो गई, शोले में बदल गई, वो था सोशल मीडिया। क्योंकि उसने वो पैनिक बटन दबा दिया। तो डेफिनेटली आप इससे समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी है। उसकी लत लग जाए और आप अगर उसको हटा दो, कई किस्से हम सुनते हैं कि बच्चे से फ़ोन ले लिया तो उसने कितने एक्सट्रीम लेवल के कदम उठा लिए, लगभग उसी का ये विकराल रूप हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया, विपिन जी, ऐसा है कि हर कोई उसका इस्तेमाल करता है। इसके जो राजनीतिक पक्ष हैं उस पर मैं आऊँगा आगे चलकर। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं जो कि इन सब चीज़ों के काफ़ी जानकार हैं, धनंजय त्रिपाठी जी हैं। लेकिन मैं एक सवाल में लेना चाहूँगा आरती टिक्कू सिंह आपसे भी। ये सोशल मीडिया की बात अगर करें हम लोग, तो जिस तरह के रूप हमने नेपाल में देखे, आपको लगता है कि ये हमें काफ़ी कुछ सोचने को मजबूर करता है सोशल मीडिया को लेकर के? देखिए, बिल्कुल लक्ष्मण जी, हमने कई सालों से सोशल मीडिया बेशक इंफॉर्मेशन फ्लो जो है, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उससे कई सारे लाभ हुए हैं, लेकिन हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि सोशल मीडिया की जो वेपनाइजेशन है उसका फॉल आउट हमने डेवलपिंग कंट्रीज में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में देखा, और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमने इंडिया में ही देखा। आपको याद होगा, हमने सीएए के जो प्रोटेस्ट देखे, हमने पाम प्रोटेस्ट जो देखे, उसमें सोशल मीडिया का जितना इस्तेमाल हुआ, दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, जिनको मैं अक्सर कहती हूँ सिंथेटिक सेलिब्रिटीज, जिनका कोई लेन देन ना भारत के किसानों के साथ था, ना तो भारत के युवकों के साथ था, ना तो जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की माइनॉरिटीज जिनको सीएए का फायदा जिनको पहुंचना था, उनके लिए ना तो जानकारी थी, ना तो कोई समझ थी, ना ही तो कोई लिंक था। लेकिन वो सब सेलिब्रिटीज इस्तेमाल की गई सोशल मीडिया में, और ये हमें समझने की जरूरत है कि आखिर ये इस्तेमाल कर कौन रहा है। नेपाल में जो हो रहा है, आपने देखा होगा, बेशक जेन जी है, लेकिन जो उनकी वोकैबुलरी है, जो उनकी टर्मिनोलॉजी है, कुछ महीने पहले नेपाल का एक बच्चा
बहुत वायरल उसका वीडियो था पूरे मेरे ख्याल से एशिया में या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में उसका वीडियो चला। और वो बहुत ही एंग्लिसाइज्ड अंग्रेजी में उसने करप्शन की बात कही। स्कूल का बच्चा 10वीं शायद 10वीं का अपने एनुअल डे स्पीच में उसने बात की कि करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है। ये सारी चीज़ें उसने अपने भाषण में कही और थंडरिंग अपलॉज़ मिला उसको। और जो स्टाइल में कहा, ये दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा इन पेनिट्रेशन है, इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न एक तो थॉट का, वेस्टर्न नैरेटिव्स का और वेस्टर्न मीडिया का और सोशल मीडिया का। और उसका प्रभाव हम देख रहे हैं जो नेपाल में हो रहा है। और अक्सर ये आज की बात नहीं, हमेशा ये रेवोल्यूशंस जो है या जो भी क्रांति होती है वो युवा ही लाते हैं या युवा ही करते हैं। लेकिन आजकल की जो हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और वेपनाइजेशन देख रहे हैं, उसमें ये मान के चलिए कि सोशल मीडिया सबसे बड़ा टूल है आज की फॉरेन पॉलिसी। बहुत बड़े जो सुपर पावर्स है, कॉलोनियल न्यू कॉलोनियल पावर्स है, उनका एक बहुत बड़ा टूल है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक सीमित नहीं है। ये यूरोप में भी हमने कलर रेवोल्यूशंस देखे और सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। इनफैक्ट अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर अगर आपको याद होगा, उसमें भी सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल हुआ। जितने प्रोटेस्ट, आंदोलन, रेवोल्यूशन की जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, ये बेशक लग रहा होगा कि ये बहुत ही ऑर्गेनिक है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये माइंड कंट्रोल, माइंड इन्फ्लुएंस जो है ये हो रहा है। और आजकल के बच्चे, अगर आप जनरेशन जी को छोड़ दीजिए, जो जनरेशन अल्फा है, वो ये जानती है कि ये सोशल मीडिया जो है सारा मैनिपुलेटेड सिस्टम है। बट इसको एक तरफ अगर रखें तो आज की डेट में इंडिया का नेबरहुड जो है पूरी तरह से जल रहा है। हर एक कंट्री इंडिया के इर्द गिर्द जो है, जहां पे हम लोग इनफैक्ट इंडिया की अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखें तो लगता था कि हमारा इन्फ्लुएंस हमारे नेबरहुड में है, लेकिन ये आज साबित होता है जिस तरह से नेपाल में जो एनार्की चल रही है कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे इन्फ्लुएंस जो है बहुत कमजोर है पूरे नेबरहुड में।